तो आज की क्लास सिर्फ साइकेट्रिक हिस्ट्री टेकिंग के लिए है। सबसे पहले मैं आपको एक रैशनल बता देता हूँ, रीज़न बता देता हूँ कि हम साइकेट्रिक हिस्ट्री क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तब हम स्टार्ट लेंगे एट दिस लेवल हिस्ट्री टेकिंग, जो कि एमबीबीएस के दौरान हम थर्ड ईयर में स्टार्ट करते हैं। तो इस लेवल पर भी हिस्ट्री टेकिंग, देखिए आपका साइकेट्री में या ट्रेनिंग में जो भी लेवल हो, बेशक आप कंसल्टेंट बन जाए, आपका हिस्ट्री टेकिंग के साथ वास्ता पड़ेगा। मैंने जब एफसीपीएस पार्ट 2 करने के बाद एक इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में चाइल्ड साइकेट्री में काम स्टार्ट किया, तो जो पहला टास्क मुझे असाइन किया गया, जो पहले कुछ दिन हमने गुजारे, वो क्या थे? चाइल्ड साइकेट्री की स्पेसिफिक हिस्ट्री सीखना। तो क्योंकि वो हिस्ट्री एडल्ट साइकेट्री से डिफरेंट है, तो अगेन हमने स्टार्ट कहाँ से लिया? हिस्ट्री से। इसी तरह से एफसीपीएस पार्ट 2 का जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो एक लॉन्ग केस होता है, जिसमें हमने 45 मिनट्स तक पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करके हिस्ट्री लेनी होती है। तो 45 मिनट्स में हम हिस्ट्री लेते हैं और फिर फॉर्मूलेशन प्रेजेंट करते हैं। तो ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है हिस्ट्री से। आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, और उस फाइनल एग्ज़ाम का सबसे डिफ़िकल्ट कंपोनेंट लॉन्ग केस है कि जिसमें 45 मिनट्स आप हिस्ट्री लेते हैं, 15 मिनट में उसे फॉर्मुलेट करके लिखते हैं। उसके बाद हाफ एन आवर के लिए आपके 2 एग्ज़ामिनर्स के साथ आपका इंटरव्यू होता है। तो लिहाज़ा एग्ज़ाम एंड्स एट हिस्ट्री टेकिंग। और हमें हमारी ट्रेनिंग में ये बात बताई जाती है कि जब आपका लॉन्ग केस हो रहा होता है, तो जो इनिशियल 45 मिनट्स में आप पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिस तरह से आप बात करते हैं, जो आपकी सीटिंग होती है, जो आपकी सेटिंग होती है, जिस तरह की आपके इंटरव्यू स्किल्स होते हैं, जो आप एम्पैथी शो करते हैं, जो आप क्वेश्चंस ओपन एंडेड एंड क्लोज्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, वही से आपका इंप्रेशन बनता है कि ये कैंडिडेट पास होगा या पास नहीं होगा। उसके बाद इंटरव्यू एक जो है जनरल सी डिस्कशन बन जाती है। तो लिहाजा हिस्ट्री टेकिंग बहुत ही अहम है, और इसे स्टार्ट में सीखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। बिगिनर साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के लिए साइकेट्रिक हिस्ट्री सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं थे, तो उस लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में जो पहली क्लास होती थी, दैट वुड बी बिगिनर्स क्लास। उसके बाद फिर लेवल 1 2 3 4 5 6 एंड देन एडवांस्ड क्लास। लेवल एडवांस्ड क्लास में बैठकर जब स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन कर रहे होते थे, तो हमें अंदाज़ा हो जाता था कि इस स्टूडेंट्स ने बिगिनर्स क्लास पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, डायरेक्ट लेवल 1 से स्टार्ट किया है। तो जिसने बिगिनर क्लास मिस की होती थी, डायरेक्ट लेवल 1 2 3 से स्टार्ट लिया होता था, हमें फील होता था उसके स्किल्स में हमें कमी महसूस होती थी, उसके स्किल्स डेफिशिएंट फील होते थे। तो लिहाजा बिगिनर कोर्स, जो स्टार्टिंग कोर्स है, ये आपको हमेशा याद भी रहेगा, और इसी के स्किल्स पर आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा अहम है कि आप साइकेट्रिक हिस्ट्री सीखें, और उसमें भी जो आज का कंपोनेंट है, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, ये सबसे ज़्यादा टेक्निकल पार्ट है। रिमेनिंग पार्ट डॉक्यूमेंटेशन है, चेकलिस्ट आपने फिल करने हैं। जो आज का पार्ट है वो उसी में कंसल्टेंट इंटरेस्टेड होता है सुनने में, और उसी से डायग्नोसिस बनती है। तो आज हम ये इस तरह डिस्कस करेंगे कि आप सीख भी लें, और साथ ही आप इस वीक के दौरान इसकी प्रैक्टिस भी कर लें। कैसे प्रैक्टिस करनी मैं आपको गाइड करूँगा इस हवाले से। सो आई रिक्वेस्ट अगेन कि आप सारे माइक्स म्यूट ही रखें, और अगर मुझे, चूँकि मैंने माइक लगाया, मुझे आवाज़ नहीं आती बैकग्राउंड नॉइज़ की, तो आप लोग डिस्टर्ब होंगे। जब बाद में मैंने लास्ट संडे रिकॉर्डिंग सुनी तो बहुत ज़्यादा आवाज़ थी, इसीलिए वो वीडियो में मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी। तो अगर आपको आवाज़ सुनाई दे किसी का माइक अनम्यूट हो और उससे सारे डिस्टर्ब हो, काइंडली मुझे कॉल कर लें ताकि मैं उनको अनम्यूट कर सकूं। सो लेट्स टेक स्टार्ट यूजिंग आवर वाइट बोर्ड।
So psychiatric history. How do we define history? हिस्ट्री को हम डिफाइन कैसे करते हैं? आप अगर कंपेयर कर लें और रिलेट कर लें तो आप देखते हैं कि एक पुलिस वाला थाने में भी आपसे हिस्ट्री पूछ रहा होता है. उसका अंदाज क्या होता है? क्या वर्डिंग्स वो यूज करता है? तो एक थानेदार की रिपोर्ट से एक साइकेट्रिस्ट की हिस्ट्री डिफरेंट होती है. एक न्यूज़पेपर का जर्नलिस्ट या रिपोर्टर भी स्टोरी सुन रहा होता है लोगों की और रिपोर्ट बनाता है. तो आपका फॉर्मेट उसके फॉर्मेट से डिफरेंट है. अगर आप किसी फॉर्मेट को फॉलो नहीं करेंगे पेशेंट से हिस्ट्री लेते वक्त, तो ये हिस्ट्री नहीं होगी, ये स्टोरी बन जाएगी. तो शुरू में जब हम वार्ड में हिस्ट्री लेते थे कंसल्टेंट के सामने, वो ये कहते थे कि हिस्ट्री सुना रहे हो या स्टोरी सुना रहे हो. ठीक है, बहुत फ़र्क है इसमें. आपकी हिस्ट्री स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती है, एक ख़ास फॉर्मेट उसमें फॉलो किया होता है. उस फॉर्मेट के मुताबिक आपने ली होगी, प्रेजेंट कर रहे होंगे, सुनने वाले को मज़ा आएगा. आपने फॉर्मेट फॉलो नहीं किया होगा, उसे ये स्टोरी लगेगी और वो कुछ ही देर के बाद आपको स्टॉप कर लेगा, इसलिए कि उससे कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो सकेगा. बस पेशेंट ने जो कुछ बताया, आप इंटरप्रेटर बनकर उसको लिख रहे, रिटन फॉर्म में सुना रहे. तो लिहाजा ये इस तरह की हिस्ट्री पर एक्सेप्टेबल नहीं होगी. सो हिस्ट्री को डिफाइन कैसे करते हैं? हिस्ट्री इज इन फैक्ट एन इंटरव्यू विद द पेशेंट. इट इज एन इंटरव्यू, राइट? इट इज एन इंटरव्यू with the patient following a specific structure and format. ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर लेता हूँ कि आप एक ख़ास स्ट्रक्चर और फॉर्मेट फॉलो कर रहे होते हैं. Following a specific structure and format. एम क्या होता है इसका? आप क्यों हिस्ट्री ले रहे हैं? इसलिए कि आप उसके डिजीज़ की या उसके इलनेस की नेचर मालूम करके उसे डायग्नोस करना चाहते हैं. सो एम्ड एट अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ हिज इलनेस. एम्ड एट अंडरस्टैंडिंग the nature of his or her illness. So interviewing a patient following a specific structure and format aimed at understanding the nature of his or her illness, it is history or it is psychiatric history. How do we start history? हम इंटरव्यू स्किल्स में पढ़ेंगे कि आपकी सीटिंग क्या होनी चाहिए, आपकी सेटिंग क्या होनी चाहिए. ये पॉइंट्स तो हम वहाँ पर सारे डिस्कस करेंगे. सपोज आपकी सीटिंग और सेटिंग आइडियल है, तो आप सबसे पहले अपना तारुफ करने के बाद पेशेंट का इंट्रोडक्शन पूछेंगे. सो इंट्रोडक्शन ऑफ पेशेंट में आपके क्वेश्चंस क्या होंगे, लिस्ट क्या होगी? आप नाम पूछते हैं, एज पूछते हैं, सेक्स, राइट? वैसे ही क्लियर होता है. आप नाम के साथ बाज़ वक़्त स्पेसिफिकली लिखते हैं, इसलिए कि एक ही नाम मेल का भी हो सकता है, फीमेल का भी हो सकता है. मैरिटल स्टेटस पूछते हैं. रिलीजन बाज़ लोगों में नाम के साथ ज़ाहिर होता है और बाज़ में आपको पूछना पड़ता है. वो इसलिए कि उस बाज़ स्पेसिफिक रिलीजन के लोगों में स्पेसिफिक टेंडेंसीज़ होती है, जिससे आपको कुछ स्पेसिफिक कंक्लूजन्स ड्रॉ करने में हेल्प मिलती है. इसीलिए रिलीजन अहम है. ऑक्यूपेशन का आप पूछते हैं, रेजिडेंस का पूछते हैं. जब आप ये सारी चीज़ें पूछते हैं तो डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं? आपने इस तरह से हेडिंग वाइज डॉक्यूमेंट नहीं करना और हिस्ट्री सुनाते वक्त हेडिंग वाइज बताना नहीं. लाइक नेम असद, एज 17 ईयर्स, मेल, फिर आपने कहा मैरिटल स्टेटस सिंगल. हेडिंग्स आपने नहीं बतानी. आपने लिखना किस तरह से है, बताना किस तरह से, इस फ्लो के साथ.
अब ये देखिए, ये इंट्रोडक्शन ऑफ पेशेंट लिखा है, किस तरह से लिखा है, और फिर आपने बताना है कि इसमें कौन सी चीज़ें कवर हो रही है। देखिए, अ 27 years old male, असद son of Muhammad Tayyib, teacher in government special high school, single, resident of Jinnah town, Quetta, admitted through OPD on 23rd December 2020 with the presenting complaint of. आपने देखिए इस इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या कवर किया है, लेट्स अंडरलाइन 27 years old, आपने एज मेंशन की, मेल, सेक्स मेंशन किया, नेम विद फादर नेम आपने मेंशन किया, ऑक्यूपेशन स्टूडेंट हो सकता है, टीचर हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, जॉबलेस हो सकता है, सिंगल, ये है मैरिटल स्टेटस, अगर फादर हो तो आप मैरिड हो तो आप लिख सकते हैं कि फादर ऑफ 5 children, 2 children, issueless, which means no children, रेजिडेंस आपने मेंशन की, रेजिडेंट ऑफ जिन्ना टाउन, क्वेटा। उसके बाद सेकंड पार्ट है मोड ऑफ रेफरल, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन या मोड ऑफ एडमिशन। पेशेंट कहाँ से आ रहा है, पेशेंट किन सोर्सेज से आ सकता है आपके पास, पेशेंट ओपीडी से आ सकता है आपके पास, पेशेंट कहीं और से रेफर होकर आ सकता है, referred from a private setup, referred from a rehab center, referred from jail, referred from court। साइकेट्रिस्ट के पास तो केसेस कोर्ट से भी आते हैं, जेल से भी आते हैं, किसी प्राइवेट फैसिलिटी से आ सकते हैं, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के टीचर्स आपको भेज सकते हैं किसी स्टूडेंट की असेसमेंट के लिए, तो रेफरल कहीं से भी आ सकती है। तो आपने लिखना है कि प्रेजेंटिंग फ्रॉम या रेफर्ड फ्रॉम या एडमिटेड थ्रू ओपीडी या जहाँ से भी वो रेफर होके आए आपने वो मेंशन करना है। उसके बाद हम लिखते हैं प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, स्लाइटली मोर टेक्निकल पार्ट, क्योंकि आज का सारा पार्ट ही टेक्निकल ज़्यादा है। कोशिश करें कि दरमियान में आप डिसकंटिन्यू ना करें, आप डिसकनेक्टेड ना हो, या आप दरमियान में सेल फोन के मैसेजेस रिप्लाई ना कर रहे हो या स्टेटस चेक ना कर रहे हो, तो आपकी का पूरा फोकस यहाँ पर हो। सेल फोन्स बेशक 1 घंटे के लिए फ्लाइट मोड पे रख लें या एटलीस्ट उसमें वाईफाई या 3G ऑफ कर लें। तो नेक्स्ट पार्ट है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या होते हैं, चीफ कंप्लेंट्स भी से कहते हैं। चीफ कंप्लेंट्स होते क्या है, पूछते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, अ वेरी टेक्निकल पार्ट। जिस कंप्लेंट की वजह से पेशेंट आपके साइकेट्रिक फैसिलिटी को या हॉस्पिटल को विजिट कर रहा है, वही प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होगा या चीफ कंप्लेंट होगा। एक पेशेंट को खांसी हो रही है, उसी कंप्लेंट के साथ आ रहे हैं, तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट कफ है। एक पेशेंट की सांस बंद हो रही है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ चीफ कंप्लेंट है। एक पेशेंट को बॉडी एक हो रहा है, तो अगेन वही इसका चीफ कंप्लेंट बन जाएगा। जिसे आवाज़ नहीं आ रही वो मैसेज में, उनके शायद नेट की प्रॉब्लम हो, यहाँ से आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आई होप बाकी सबको आवाज़ आ रही है। सो लिहाजा प्रेजेंटिंग कंप्लेंट वो कंप्लेंट है जिसकी वजह से कोई इंडिविजुअल हॉस्पिटल को विजिट कर रहा है, ये तो बात क्लियर हो गई। आप चीफ कंप्लेंट्स मेंशन कैसे करते हैं, किस तरतीब से मेंशन करते हैं, तो मेंशन कंप्लेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, chronological order. What is chronological order? This means जो कंप्लेंट पहले अपियर हुआ उसे पहले मेंशन कर लें, जो कंप्लेंट्स बाद में अपियर हुए उसे बाद में मेंशन कर लें। सो कैसे बताएंगे इस ऑर्डर को, कंप्लेंट्स that appeared first must be mentioned first। की बात क्लियर नहीं हुई, कैसे, लेट्स सी। अगर एक पेशेंट को लो मूड स्टार्ट हुआ है 2 वीक से, लो मूड 2 वीक से स्टार्ट हुआ है,
اور 5 days बैक उसने एग्रेशन भी डेवलप की है, एग्रेशन। तो आप क्या कहेंगे? लो मूड for 2 weeks and aggression for 5 days. So complaint that appeared first must be mentioned first. Complaint that appeared later on must be mentioned later on in the list. ये है chronological order. नेक्स्ट हमने ये देखना है कि चीफ कंप्लेंट्स को आपने एक्सप्रेस कैसे करना है, उसके लिए वर्डिंग्स क्या होंगी, कौन सी स्पेसिफिक वर्डिंग्स आप यूज करेंगे, एग्रेशन से आपकी क्या मुराद है, एक पेशेंट के में डिप्रेशन में आप क्या लिखेंगे, एक पेशेंट रो रहा है आप क्या लिखेंगे, आप उसकी चीफ कंप्लेंट कैसे मेंशन करेंगे। इसमें दो स्टाइल्स हैं, एक है वर्बेटिम, एक है नॉन वर्बेटिम। आप पेशेंट की चीफ कंप्लेंट्स उसकी अपनी वर्डिंग्स में मेंशन कर सकते हैं या उसके अटेंडेंट्स की वर्डिंग्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो आपसे कह रहे हैं अटेंडेंट्स कि लड़ाई झगड़े करता है, यही वर्डिंग्स लड़ाई झगड़े करता है आप इसी तरह लिख सकते हैं, लड़ाई झगड़े करता है। जो फ्रेश रेजिडेंट्स हैं या जिनके इंस्टीट्यूट्स में ये फॉलो नहीं करते उनको बड़ा स्ट्रेंज लग रहा होगा कि कैसे आप उर्दू में चीफ कंप्लेंट लिख रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से है साइकेट्री में। आप बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल जाए या सबसे ज़्यादा साइकेट्री के रेजिडेंट से, आप पिम्स आ जाए, आप कोयटा चले जाए, आप कराची जिना में देख लें, वो फॉलो कर रहे होंगे वर्बेटिम, ठीक है। तो लड़ाई झगड़े करता है, बेशक वो पंजाबी में कह रहे हो, उनको उर्दू नहीं आती हो, आप उसके उसी वर्डिंग्स में लिख सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स अफ़गानिस्तान के आते थे, पश्तो में बता रहे होते थे, हम उनकी वर्डिंग्स पश्तो में लिख रहे होते थे कि ये क्या बता रहे हैं। उनकी वर्डिंग्स एक ख़ास फिनोमिना, एक ख़ास जो है उसके का एक्सप्रेशन का एक स्टाइल होता है, वो बेहतरीन उसी तरह से रिफ्लेक्ट हो सकता है कि जब आप उसको वर्बेटिम ही मेंशन करें। उदास रहता है, उदास रहता है, एज इट इज़ लिख ले। रोता रहता है, आप उसी तरह से लिख सकते हैं। तो इन दी लैंग्वेज ऑफ पेशेंट या अटेंडेंट्स लिखना, इसे कहते हैं वर्बेटिम। या नॉन वर्बेटिम क्या होगा? पेशेंट ने आपसे कहा कि लड़ाई झगड़े करता है, आपने लिखा एग्रेशन या फिजिकल एग्रेशन। उदास रहता है, आपने लिखा लो मूड या सैडनेस। तो आप अपने वर्डिंग्स में भी लिख सकते हैं, अगर आप करेक्टली इंटरप्रेट कर रहे हैं आप पेशेंट की वर्डिंग्स में भी लिख सकते हैं, आप दोनों एक साथ लिख सकते हैं, दोनों मेंशन कर सकते हैं, वर्बेटिम भी, उसके बाद नॉन वर्बेटिम भी लिख सकते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले मैंने आपको बात बताई कि चीफ कंप्लेंट्स होते क्या है, जिस कंप्लेंट की वजह से पेशेंट विजिट कर रहा है या उसको लाया जा रहा है वो चीफ कंप्लेंट होगा, इसी को हम प्रेजेंटिंग कंप्लेंट कहते हैं। किस तरतीब से मेंशन करते हैं, जो कंप्लेंट पहले अपियर हुआ वो पहले मेंशन कर ले, जो बाद में अपियर हो बाद में मेंशन कर ले। किन वर्डिंग्स में लिखना है, आप पेशेंट की और अटेंडेंट की वर्डिंग्स में भी लिख सकते हैं, अपनी वर्डिंग्स में भी लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा अहम बात अगली बात है, एक पेशेंट आपको या उसके अटेंडेंट आपको 20 कंप्लेंट्स बता रहे हैं, तो क्या आप 20 चीफ कंप्लेंट्स लिखेंगे? वो 10 चीफ कंप्लेंट्स बता रहे हैं, 10 कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट को लेकर आया है, तो क्या आप 10 कंप्लेंट्स लिखेंगे? सो हियर यू आर कंफ्यूज कि मैं कौन सी कंप्लेंट लिखूं। तो आउट ऑफ मेनी कंप्लेंट्स आपने एक कंप्लेंट कैसे सेलेक्ट करनी है, ये टेक्निकलिटी देखें। अब देखिए डिप्रेशन का केस है, डिप्रेशन में मैं सिर्फ ये लिस्ट आपको इस पॉइंट को समझाने के लिए बता देता हूँ। डिप्रेशन में कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स लाइक लो मूड, सैडनेस, लेक ऑफ डिजायर्स, जिसे लेक ऑफ इंटरेस्ट भी लिखते हैं, लेक ऑफ प्लेजर, lack of energy, low self-esteem, feeling of guilt, hopelessness, suicidal ideation, irritability,
یہ سارے کے سارے کمپلینٹس سائیکولوجیکل ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی کچھ فزیکل یا بایولوجیکل یا سومیٹک سمٹمز جنہیں کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، لائک ایپیٹائٹ کا کم ہونا، نیند کا ڈسٹرب ہونا، وزن میں تبدیلی آنا، کانسٹیپیشن ہو جانا، فیمیلز میں مینسٹرول پرابلمز کا ہونا، فزیکلی مینٹلی سلو ہو جانا، سائیکو موٹر ریٹارڈیشن جسے کہتے ہیں، ڈائرنل ویریشن کا ہونا۔ اب یہ سارے کمپلینٹس پیشنٹ بتا رہے ہیں، لیٹ سپوز، یا ان میں میجورٹی وہ بتا رہے ہیں، تو آپ کس کو سلیکٹ کریں گے؟ آپ اگر ایک علامات کی لسٹ ایک ہی امبریلا کے انڈر ہوں، اگر علامات کی لسٹ ایک ہی امبریلا کے انڈر ہوں، تو آپ اس میں سے ایک کمپلینٹ سلیکٹ کر لیں، ایک کمپلینٹ سلیکٹ کر لیں، لائک اگر آپ سلیکٹ کرتے اس کمپلینٹ کو، کوئی بھی کمپلینٹ سلیکٹ کر لیں، باقیوں کو اس کی ایسوسیشن میں لکھیں، ایک چیف کمپلینٹ بنا لیں۔ اگر آپ چیف کمپلینٹ آپ بنا رہے لو موڈ، جسے آپ زیادہ بہتر الیبوریٹ کر سکتے ہیں، اسے چیف کمپلینٹ بنا لیں، باقیوں کو ایسوسیشن میں لکھیں، ادرس آر مینشنڈ ان ایسوسیشن۔ یعنی آپ لکھیں گے پیشنٹ presented with low mood and this low mood is also associated with lack of interest, lack of energy, low self-esteem, hopelessness, disturbed sleep, low appetite, constipation، اس طرح سے آپ بتا سکتے ہیں۔ تو آپ نے سب کو ایز اے چیف کمپلینٹ مینشن نہیں کرنا۔ اگر وہ کمپلینٹ سارے کے سارے ایک امبریلا کے اندر ہوں، اب ایک امبریلا سے میری کیا مراد ہے یہ دیکھیں، میں اس بات کو بار بار ریپیٹ کروں گا۔ دیکھیں یہ ایک امبریلا ہے ڈپریشن کا، اس میں سب سے زیادہ کلاسیکل سمٹم جو ہے وہ ہے لو موڈ۔ آپ لو موڈ پر فوکس کر لیں، یہ ہے لو موڈ۔ ڈیزائرز کم ہونا، انرجی کم ہونا، لو سیلف اسٹیم ہونا، اریٹیبل ہونا، سوسائڈل آئیڈیشنز کا آنا، یہ سارے کے سارے اسی امبریلا میں لو موڈ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں گے۔ ایک اور امبریلا ہے مینیا کا، بالکل اپوزٹ کیس، ایک پیشنٹ کا موڈ الیٹڈ ہے، سو موڈ پیشنٹ کا الیٹڈ ہے، اس کے ساتھ اور کیا کیا فیچرز ہو سکتے؟ ڈیزائرز زیادہ، انرجی زیادہ، ایپیٹائٹ زیادہ، سیلف اسٹیم بہت زیادہ ہائی انفلیٹڈ، تو وہ ایک الگ سے امبریلا ہے۔ ایک امبریلا ہے اینزائٹی ڈس آرڈرس کا، جنرلائزڈ اینزائٹی ڈس آرڈر، پیشنٹ بتا رہا ہے کہ مجھے خوف بہت زیادہ فیل ہوتا ہے، خوف، فیئر، تو اس امبریلا میں باقی کیا کیا سمٹمز ہو سکتے ہیں؟ ورنگ تھاٹس، ریسٹلیسنس، لو کنسنٹریشن، پالپیٹیشنز، باڈی ایکس، ایکسیسو ونڈ ان ایبڈومن اینڈ سو آن۔ ایک امبریلا ہے او سی ڈی کا، آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر، ریپیٹڈ تھاٹس آ رہے، ریپیٹڈ ایکٹس ہو رہی ہے، پیشنٹ بہت سلو ہے، لو موڈ بھی ساتھ کوموربڈ کے طور پر موجود ہیں۔ تو اگر ایک پیشنٹ لو موڈ کے ساتھ آ رہا ہے، لو موڈ کے ساتھ، وہ ایک چیف کمپلینٹ بنے گا۔ اس کے ساتھ اگر باقی ڈپریشن کے کمپلینٹس بھی بتا رہا ہے وہ آپ مینشن نہ کریں، مگر اگر لو موڈ کے ساتھ جو کہ اس امبریلا میں ہے، اس کے ساتھ وہ بتا رہا ہے کہ یہ بار بار ایک ایک ریپیٹ کرتا ہے، بار بار جو ہے دروازے چیک کرتا ہے، صفائی کا بہت خیال رکھتا ہے، نہانے میں بہت ٹائم لیتا ہے، تو وہ ایک اور امبریلا میں ہے، آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر کا ڈائگنوسٹک وہ کمپلینٹ ہے، اس کو بھی آپ پر مینشن کیجیے گا۔ فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں ریپیٹڈ ایکٹس، ایک ایکٹ بار بار ریپیٹ کرنا، وہ ایک الگ سے چیف کمپلینٹ بن جائے گا۔ دوبارہ سنیں یہ ٹیکنیکل پوائنٹ۔ سو میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر آپ کو وہ 15 کمپلینٹ بتا رہا ہے، 10 کمپلینٹس بتا رہا ہے، 5 کمپلینٹس بتا رہا ہے، تو آپ سب کو بطور چیف کمپلینٹ سلیکٹ نہیں کریں گے، آپ دیکھیں گے کسی ایک امبریلا سے ایک چیف کمپلینٹ لے جس کو آپ پراپرلی ایلیبوریٹ کر سکیں۔ اگر اگلے کمپلینٹس میں کوئی کمپلینٹ اس ڈیزیز کے علاوہ کسی اور ڈیزیز کو ریفلیکٹ کر رہا ہوں، آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں۔ لائک لو موڈ کے ساتھ ایگریشن بھی ہے، آپ ایگریشن کو بھی لے لیں۔
लो मूड के साथ सुसाइडल आइडिएशंस भी है, जो कि डिप्रेशन के अंदर भी है, मगर बहुत सिग्निफिकेंट चीफ कंप्लेंट है, उसको भी आप बतौर चीफ कंप्लेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ वो अपने अपने साथ बातें कर रहा है, अजीब हरकतें कर रहा है, उसको भी आप बतौर चीफ कंप्लेंट ले सकता है। वो हो सकता है स्किज़ोफ्रेनिया को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। तो लिहाजा चीफ कंप्लेंट सेलेक्ट करना ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निकलिटी है, टेक्निकल वर्क, हाईली स्किल और रिक्वायरिंग वर्क है। आप कैसे सेलेक्ट करेंगे चीफ कंप्लेंट्स? आपने देखना है कि कंप्लेंट्स क्या वो एक अम्ब्रेला में है या डिफरेंट अम्ब्रेला में है। सो लेट्स रिपीट दिस स्टोरी अगेन। पहले आपने पेशेंट को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद आपने मोड ऑफ रेफरल लिखा कि ओपीडी से आया है, फिर आप प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स लिख रहे हैं। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या है? वो कंप्लेंट्स जिसकी वजह से पेशेंट विजिट कर रहा है या उसे लाया जा रहा है साइकेट्रिक फैसिलिटी में या हॉस्पिटल में, ये होगी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। इस प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को किस ऑर्डर में मेंशन करना है? मैंने बताया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कंप्लेंट दैट अपेयर्ड फर्स्ट मस्ट बी मेंशनड अर्लियर, जो बाद में कंप्लेंट्स अपेयर हुए उसे बाद में मेंशन कर लें। थर्ड, मैंने कहा किन वर्डिंग्स में एक्सप्रेस करेंगे? वर्बेटिम लिख सकते हैं पेशेंट और अटेंडेंट की वर्डिंग्स में, या नॉन वर्बेटिम अपने वर्डिंग्स में लिख सकते हैं। मगर अगर बहुत सारी कंप्लेंट्स हों, आपने कैसे चीफ कंप्लेंट्स सेलेक्ट करने हैं, तो आपने देखना है कि वो किस अम्ब्रेला के साथ ताल्लुक रखता है। फॉर एग्जांपल मेनिया का पेशेंट है, वो बता रहे कि बहुत ही हाई मूड में, इलेटेड मूड, बहुत ज़्यादा खुश रहता है, आपने इसको बतौर चीफ कंप्लेंट सेलेक्ट किया। बाकी साथ वो मज़ीद आपको बता रहे कि हाइपर एक्टिव रहता है, ठीक है, बहुत एनर्जेटिक है, बड़ी-बड़ी बातें करता है और इरिटेबल हो जाता है, बातें बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बाकी जितनी कंप्लेंट्स वो बता रहे हैं, वो सारे के सारे कंप्लेंट्स आप एसोसिएशंस में लिखेंगे। आप इस इलेटेड मूड को इलेबोरेट करेंगे, कैसे इलेबोरेट करते हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। बाकी कंप्लेंट्स आपने कैसे लिखनी है? बाकी कंप्लेंट्स उसकी एसोसिएशन में लिखें। लाइक किस तरह से? Patient presented with elated mood, which is also associated with talkativeness, hyperactivity, grandiosity, irritability, and inflated self-esteem. बाकी सारे के सारे एसोसिएशंस में मेंशन होंगे, सारे के सारे चीफ कंप्लेंट्स नहीं बनेंगे। अब अगर एक कंप्लेंट उसकी डिप्रेशन से मुतालिक है, एक कंप्लेंट एंजाइटी से मुतालिक है, एक कंप्लेंट ओसीडी से मुतालिक है, सारे के सारे अलग अम्ब्रेलाज हैं, तो उनको अलग अलग आप बतौर चीफ कंप्लेंट सेलेक्ट करेंगे या प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के तौर पर उनको सेलेक्ट करेंगे। अभी हम एक प्रैक्टिकल केस पर डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ तक हमने अब डिस्कस किया और साथ लिखा इस फॉर्म में। A 27 years old male, Asad, son of Muhammad Tayyib, teacher in government special high school, single, resident of Jinnah town, Quetta, admitted through OPD on 23rd December 2020 with the presenting complaint of low mood for 2 weeks, aggression for 5 days. तो जो पहले कंप्लेंट अपियर हो रहा है वो पहले मेंशन हुआ है, जो बाद में कंप्लेंट अपियर हो रहा है वो बाद में मेंशन कर रहे हैं। इसके बाद अगला पार्ट होगा हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, इसे हम इन शॉर्ट लिखते हैं HOPI। इसके साथ अक्सर हम मेंशन करते हैं इन्फॉर्मेंट, जो कि साइकेट्रिक हिस्ट्री में स्पेशली मेंशन किया जाता है कि कौन हिस्ट्री दे रहा है। जो जो हिस्ट्री दे रहा हूँ आपने उनका लिखना है। पेशेंट हिमसेल्फ है, अंकल ऑफ पेशेंट है, मदर ऑफ पेशेंट है, हर एक आपने अलग अलग लिखना है। एक तो ये लिखना है कि इन्फॉर्मेंट कौन है, लाइक पेशेंट हिमसेल्फ, अंकल ऑफ पेशेंट। साथ आपने अपने अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक लिखना है कि क्या पेशेंट की इंफॉर्मेशन रिलायबल है या नॉट रिलायबल है। एक पेशेंट ड्रग एडिक्ट है या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ आया है, मोस्टली ऐसे पेशेंट्स सच नहीं बताते, वो डिनाई करते हैं या झूठ बोलते हैं। पैरानाइड पेशेंट अपने पैरानाया को हाइड करता है। तो लिहाजा पेशेंट आपको हिस्ट्री दे रहा है, ही इज नॉट रिलायबल।
ہمارے وارڈ میں ایک پیشنٹ ایڈمیٹڈ ہے سپوز یا پمز میں، تو جو آپ اس سے بات کرتے وہ اپنی کمپلینٹس بالکل ڈپریشن کی بتاتا ہے، باقی سب کو ڈینائی کرتا ہے. تو اس کی چارٹ پہ ساری ٹریٹمنٹ لکھی ہے اینٹی ڈپریسنٹس کی. جب میں نے اس کے بھائی کو اٹینڈنٹ کو بلایا کہ مجھ سے الگ آ کر مل لیں، تو بھائی نے جو ہسٹری دی وہ ساری کی ساری پیرانویا کی تھی کہ وہ ایکسٹریملی پیرانوائڈ ہے. تو دیکھیے آپ کی ساری ڈائگنوزز چینج ہو جائے گی اور آپ کی مینجمنٹ چینج ہو جائے گی. اسی پیرانویا کی وجہ سے، موربڈ جیلیسی کی وجہ سے اس کی شادی ٹوٹ گئی، اور اسی پیرانویا میں اس نے جاب جو ہے وہ چھوڑ دی ہے. اب ڈپارٹمنٹ والوں نے بھیجا ہے ہاسپٹل میں ایڈمیشن کے لیے. تو لہٰذا پیشنٹ کی ہسٹری اگر ریلائبل نہیں ہے، آپ نے ساتھ لکھنا ہے ناٹ ریلائبل. اور جو اگلا بندہ ہو اس کا بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ریلائبل ہے یا ناٹ ریلائبل، اس کو آپ کراس چیک کر سکتے ہیں. سو انکل ریلائبل اور ناٹ ریلائبل دونوں آپ لکھ سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو لگے. تو آپ نے انفارمنٹ کا مینشن کرنا ہے. کمنگ ٹورڈز HOPI, ہسٹری آف پریزنٹنگ illness. It is the most technical part. What consultant is most interested in is this part. وہ اس پارٹ کو سننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اس کو مینشن کیسے کیا ہے، اور یا سے ہی ڈائگنوزز آپ کی پراپر بن جانی چاہیے. سو HOPI کے 3 پارٹس ہیں. ہسٹری آف پریزنٹنگ illness کے 3 پارٹس. سب سے پہلا پارٹ اس میں ہے ایلیبوریشن. آپ کمپلینٹ کو ایلیبوریٹ کیسے کرتے ہیں. اب آپ پریکٹیکلی آج یہ سیکھ لیں گے ایلیبوریشن. سو خیرلی بورڈ پر کچھ نہ لکھیں. ایلیبوریشن جو ہے اس کے ساتھ سیکنڈ پارٹ ہے ایسوسیشن، اور تھرڈ پارٹ ہے ٹریٹمنٹ ریسنٹلی ٹیکن. ٹریٹمنٹ ریسنٹلی ٹیکن. یہ HOPI کے 3 پارٹس ہیں. اب ہر پارٹ کو میں الگ الگ ایکسپلین کروں گا. آپ کسی چیف کمپلینٹ کو HOPI میں ایلیبوریٹ کیسے کرتے ہیں، HOPI سٹارٹ کیسے کرتے ہیں. آپ کی پہلی سٹیٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ سب سے پہلے کب بالکل ٹھیک تھا. اکثر ہم اس طرح سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ وین واز پیشنٹ کمپلیٹلی ویل. سو پہلا سینٹنس کیا ہوگا کہ وین واز پیشنٹ کمپلیٹلی ویل. اس کے بعد آپ کمپلینٹ کو تھوڑا ایلیبوریٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ پیشنٹ میں ایگریشن ہے، تو what do they mean by aggression؟ ایگریشن میں ہوتا کیا ہے، آپ نے وہ ڈیٹیلز لکھنی ہے. پیشنٹ پریزنٹڈ ود لو موڈ. لو موڈ سے کیا مراد ہے ان کی، لو موڈ میں ہوتا کیا ہے آپ نے مینشن کرنا ہے. اس کو کیسے مینشن کرتے اب آپ کو میں ایک پریکٹیکل ایگزامپل بتاؤں گا. نیکسٹ آپ نے لکھنا ہے کہ اس کمپلینٹ کا موڈ آف آن سیٹ کیا تھا. سڈنلی یہ سٹارٹ ہوئی کنڈیشن، سڈن آن سیٹ تھا، گریجول آن سیٹ تھا، آہستہ آہستہ. آپ کی نوٹس میں تھی بات، آہستہ آہستہ یہ کمپلینٹ بڑھتی گئی. یا تھرڈ ایک آن سیٹ ہوتا ہے انسیڈیس. انسیڈیس کا اردو میں مطلب ہے چوری چپکے. بالکل چپکے سے یہ سمٹمز جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے سٹارٹ ہوئے، پھر بڑھتے گئے کینسر کی طرح. انیشلی کوئی اس کے کمپلینٹس نہیں ظاہر تھے، بعد میں ایک دم سے جب وہ ورس ہو گئے آپ کے سامنے ظاہر ہوئے. اسکیزوفرینیا اس طرح سے ہو سکتا ہے، سمپل اسکیزوفرینیا کے فارم میں. تو آن سیٹ سڈن ہو سکتا ہے، گریجول ہو سکتا ہے، انسیڈیس ہو سکتا ہے. یہ ہے موڈ آف آن سیٹ. نیکسٹ ویری امپورٹنٹ آپ نے لکھنا ہے پریسیڈنگ ایونٹ. اس کمپلینٹ کے اپیئر ہونے سے پہلے کیا کوئی ایونٹ ہوا تو نہیں تھا. ہم پیشنٹ کو اسیس کرتے وقت یہ لازمی پوچھتے ہیں. اگر وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ پیشنٹ ایگریشن
اس نے سٹارٹ کی ہے. تو آپ پوچھتے کہ کیا ایگریشن سے پہلے کوئی واقعہ ہوا تھا, کچھ اس نے لیا تھا, بیمار ہوا تھا, کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا, کیا ایونٹ ہوا تھا, یہ شروع کیسے ہوا, یہ ہے پریسیڈنگ ایونٹ. اب اس کی سگنیفیکنس پہلے آپ سمجھ لیں کہ پریسیڈنگ ایونٹ کی سگنیفیکنس دیکھیں کیا ہے. Just let me hide this from the screen, someone has written it. Yes. I hope it is clear now. So, event की significance. Loss of event अगर event loss event हो, you have lost someone very close to you, you have lost a game, you have lost elections, you have failed in exams, you have suffered a loss in business. अक्सर loss events के बाद depression ज़्यादा likely है. अगर threatening event हो, एनजाइटी डिसऑर्डर ज़्यादा लाइकली है. अगर कोई चेंज इवेंट हो, आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आया, आपने शिफ्टिंग की है, जॉब चेंज की है, समवन इज गॉट मैरिड, दैट इज़ अ चेंज इवेंट, उसके बाद एडजस्टमेंट डिसऑर्डर ज़्यादा लाइकली है. डिप्रेशन हो सकता है, एनजाइटी हो सकती है, मगर ज़्यादा लाइकली एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है. अगर एक ट्रॉमेटिक इवेंट हो, लाइक एक्सीडेंट, फ्लड, अर्थक्वेक, फायर, sexual abuse, assault, death of someone very close, इसके बाद PTSD ज़्यादा लाइकली है. अगर कैनबिस इवेंट हो, कैनबिस के बाद कैनबिस इंड्यूस्ड साइकोसिस ज़्यादा लाइकली है. इफ देयर इज़ अ फीमेल, शी इज़ प्रेजेंटेड टू वार्ड विद हाइपर एक्टिविटी, एग्रेशन, साइकोसिस, आप पूछते कि शुरू कैसे हुआ, कब शुरू हुआ, तो अटेंडेंस कहते हैं कि जी 2 हफ्ते पहले इसका बच्चा हुआ था. उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कंडीशन हो गई. ठीक है, तो डिलीवरी के बाद अलामात स्टार्ट हो, तो ये क्या होंगी, ये पोस्टमार्टम साइकोसिस हैं, पोस्टमार्टम साइकोसिस. तो जो प्रीसीडिंग इवेंट है वो बहुत ही अहम है. सिम्टम्स ऑल ऑफ अ सडन स्टार्ट हो गए और आपने एकदम से नोट किया कि इस पेशेंट में चेंज आया है, उसकी एज 17 टू 25 ईयर्स के दरमियान है, मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ स्किज़ोफ्रेनिया. तो लिहाजा कंप्लेंट से पहले जो इवेंट हो, अगर वो नोटिसेबल हो, आप पूछ लिया करें. फिर आपने ड्यूरेशन पूछनी है, ये कंप्लेंट कब तक रहती है, पेशेंट एग्रेसिव है, कब तक एग्रेसिव रहता है, जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से अब तक क्या कोर्स रहा है, कोर्स क्या रहा है, किस बात से ये कंप्लेंट बढ़ जाती है, बदतर हो जाती है, किस बात से ये कंप्लेंट कम हो जाती है, रिलीफ कैसे होती है, और इन सिम्टम्स का पेशेंट की लाइफ पर, उसकी ओवरऑल फंक्शनिंग पर इफ़ेक्ट क्या पड़ा है, ये आपने पूछना है. अब इसे हम प्रैक्टिकली एक बार देखते हैं कि एलेबोरेशन कैसे की जाती है, फिर मैं एसोसिएशन की तरफ आऊँगा. तो एलेबोरेशन इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ HOPI. 3 पार्ट्स क्या है, एलेबोरेट करना, नंबर 2 एसोसिएट करना, नंबर 3 ट्रीटमेंट रिसेंटली टेकन. बाज़ लोग थर्ड पार्ट को इंक्लूड नहीं करते. एलेबोरेशन में क्या क्या आप मेंशन करते हैं कि व्हेन वाज पेशेंट परफेक्टली वेल, पहले आप ये लिखते हैं. मोड ऑफ ऑनसेट क्या था, प्रीसीडिंग इवेंट क्या था, कंप्लेंट्स अपीयर होने से पहले कोई अगर इवेंट हुआ है उसे मेंशन कर लें. ड्यूरेशन, कोर्स ऑफ सिम्टम्स, एग्रेवेटिंग फैक्टर्स क्या है, रिलीविंग फैक्टर्स क्या है, इफेक्ट ऑफ सिम्टम्स ऑन पेशेंट्स या फैमिलीज लाइफ या फंक्शनिंग क्या है, वो आपने मेंशन करना है. पहले एक प्रैक्टिकल केस देखें. एक पेशेंट अपीयर हुआ है विद एग्रेशन, तो चीफ कंप्लेंट देखिए, सपोज एग्रेशन है, ये है चीफ कंप्लेंट. एग्रेशन फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर 2 वीक्स. अब हमने इसका HOPI लिखना है, तो आप HOPI में क्वेश्चंस पूछेंगे क्या, लिखेंगे कैसे, ये आपने समझना है.
تو سب سے پہلے آپ پوچھتے کہ وین واز پیشنٹ کمپلیٹلی ویل. اچھا جی یہ بتائیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مریض 2 ہفتے سے لڑائی جھگڑے کر رہا ہے، کیا اس سے پہلے مریض بالکل ٹھیک تھا؟ ٹھیک ہے، اگر وہ کہے کہ جی اب بالکل ٹھیک تھا تو آپ کیا لکھیں گے کہ پیشنٹ واز ان ہز نارمل اسٹیٹ آف ہیلتھ 2 ویکس بیک. پریسیڈنگ ایونٹ کا آپ نے کیسے پوچھنا ہے. اس لڑائی جھگڑے کی شکایت سے پہلے کیا کوئی واقعہ ہوا تھا، کوئی نقصان ہوا ہو، مریض نے نشہ کیا ہو، یا اس طرح کا کوئی اور واقعہ ہوا ہو وہ بتا دیجیے. وہ جو بھی بتائیں گے آپ نے اسی طرح سے لکھنا ہے. تھرڈ، ایگریشن میں ہوتا کیا ہے آپ نے پوچھنا ہے. ایگریشن میں ہوتا کیا ہے آپ نے یہ پوچھنا ہے. یا لو موڈ ہے بتا رہے تو لو موڈ میں کیا ہوتا ہے، لو موڈ سے مراد کیا ہے. تو اچھا جی لڑائی جھگڑے کی کچھ تفصیل بتائیے. صرف یہ لکھنا کہ ایگریشن ڈیولپ ہوئی کافی نہیں ہے، آپ ان سے پوری تفصیل پوچھ لیجئے. فار ایگزامپل مریض برتن توڑتا تھا، کپڑے پاڑتا تھا، کسی کو مارتا تھا وغیرہ، ساری ڈیٹیلز آپ نے لکھنی ہے. آن سیٹ کیسا تھا، یہ سٹارٹ کیسے ہوا، یہ لڑائی جھگڑے شروع کیسے ہوئے، اچانک یا آہستہ آہستہ. ڈیوریشن آپ نے پوچھنی ہے، یہ لڑائی جھگڑے کتنی دیر کے لیے ہوتے تھے، 10-15 منٹ کے لیے، زیادہ ٹائم کے لیے، یہ آپ نے پوچھنا ہے. کورس کیا تھا، جب سے یہ جھگڑے شروع ہوئے ہیں اب تک اس کا معمول کس طرح سے رہا ہے. روزانہ لڑائی جھگڑے کرتا ہے یا کوئی اور ترتیب رہی ہے. کورس کیا تھا سنس دا بگننگ آف دا سمٹمس، آپ نے کورس پوچھنا ہے. ایگریویٹنگ فیکٹرز، یہ لڑائی جھگڑے کس چیز سے بڑھ جاتے ہیں یا بڑھ جاتے تھے. ریلیونگ فیکٹرز، کن باتوں یا اقدامات سے لڑائی جھگڑے کی شدت میں کمی آتی ہے. پھر ایفیکٹ آف دا کمپلینٹ آن دی پیشنٹ، اس شکایت کا مریض کے روزانہ کے معمولات پر اور زندگی پر کیا اثر پڑا ہے. تو یہ کیا ہوگا، یہاں تک ایلیبوریشن ہوگی. ایسوسیشن میں الگ ایکسپلین کروں گا. اب اس ایلیبوریشن کو ورڈنگز میں کیسے لکھا ہوگا اب آپ دیکھ لیں، وہ پریکٹیکلی لکھتے کیسے. انفارمنٹ آپ نے سپوز مینشن کیا مدر اینڈ شی از ریلائبل، ہم نے ریلائبل لکھا. اب ایچ او پی آئی کے کمپوننٹس میں نے الگ الگ کلر میں اس لیے مینشن کیے کہ آپ کو الگ ہر ہیڈنگ الگ سے کلیئر ہو. پیشنٹ واز ان ہز یوزول اسٹیٹ آف ہیلتھ 2 ویکس بیک، دین ہی began to be aggressive. ڈیورنگ ہز ایگریشن، اب ایگریشن میں ہوتا کیا تھا. ہی وڈ بریک ہاؤس ہولڈ آئٹمس، abuse and beat others, tear his own clothes, become very noisy, and threaten all at home and in the neighborhood. This was sudden in onset, preceded by reportedly reportedly by heavy cannabis intake 5 to 8 times a day. Since the start of this complaint, patient has had aggressive episodes 2 to 3 times a day. Duration and course. Aggravated by cannabis and attempts of physical restraint, ये है aggravating factors. Relieved to some extent by taking rest, relieving factor. Because of this problem, patient has not been able to continue his job and routine daily work. Effect of symptoms on the patient. ٹھیک ہے، دیکھیے ہر ایسپیکٹ آپ کو الگ الگ یہاں پر کلیئر ہو رہا ہے. اور جب ایگزامینر سنے گا، کنسلٹنٹ سنے گا، اسے لگ رہا ہوگا کہ آپ نے ہر کمپوننٹ کور کیا ہے. تو یہ تھی ایلیبوریشن. اب آتے سیکنڈ پارٹ کی طرف، ایسوسیشن کی طرف. واٹ از ایسوسیشن؟ ہم ڈپریشن کے اسی چیک لسٹ کو دیکھتے ہیں. ایک پیشنٹ نے پریزنٹ کیا ہے ود لو موڈ یا سیڈنس، آپ اس کو بطور چیف کمپلینٹ لے رہے، تو آپ لو موڈ کو پہلے ایلیبوریٹ کریں گے. کیسے ایلیبوریٹ کریں گے؟ آپ لکھیں گے کہ لو موڈ میں ہوتا کیا تھا، آن سیٹ کس طرح سے تھا، ڈیوریشن کیا ہے، کورس کیا ہے، ایگریویٹنگ فیکٹرز، ریلیونگ فیکٹرز اینڈ ایفیکٹ آف سمٹمز آن دا پیشنٹس لائف. اس کے بعد ایسوسیشن میں آپ نے لکھنا ہے کہ لو موڈ کے ساتھ کون سے باقی سائکیٹرک کمپلینٹس، سائیکولوجیکل کمپلینٹس ایسوسیٹڈ تھے اور کون سے بایولوجیکل سمٹمز ایسوسیٹڈ تھے. وہ سارے کے سارے ایسوسیشن میں آئیں گے.
आप एसोसिएशन में इंपॉर्टेंट पॉजिटिव्स और इंपॉर्टेंट नेगेटिव्स दोनों को मेंशन करते हैं. व्हाट इज इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट नेगेटिव, ये देखते हैं अब. लेट्स सी व्हाट इज इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एंड इंपॉर्टेंट नेगेटिव. सो एसोसिएशन में आप क्या लिखते हैं? इंपॉर्टेंट positives and important negatives. फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट एग्रेशन के साथ आया है, एग्रेशन के साथ. अब उसके इंपॉर्टेंट पॉजिटिव्स क्या होंगे? एग्रेशन में मजीद क्या उसके साथ होता है, वो आपने लिखना है. क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं? कि कैनबिस एक इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव है, आपने कैनबिस का लिखा. क्या इसके साथ कोई सुसाइडल आइडिएशंस, होमिसाइडल आइडिएशंस मौजूद हैं? क्या कोई स्किज़ोफ्रेनिया लाइक फीचर्स मौजूद है? क्या कोई सेल्फ हार्म मौजूद है? अगर वो मौजूद ना हो, वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट नेगेटिव्स बन जाएंगे. वो सारे इम्पोर्टेंट नेगेटिव्स बन जाएंगे. मैं डिप्रेशन वाली इस एग्जांपल से बताता हूँ कि इम्पोर्टेंट पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है. डिप्रेशन की देखिए ये लिस्ट है. डिप्रेशन की आपने ये लिस्ट लिखी. इसमें इस लिस्ट में जो चीज़ें मौजूद है वो सारे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव्स बन जाएंगे. अब वो आप पूछते हैं कि क्या पेशेंट ने कभी खुदकुशी की कोशिश की है, अपने आप को मारने की कोशिश की? आप पेशेंट से डायरेक्टली पूछते हैं, और अगर वो कहे कि नहीं ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ कि मैंने सुसाइडल एक्ट किया हो, या कोई आइडिएशन नहीं है, वो एक इम्पॉर्टेंट नेगेटिव बन जाएगा. आप पूछेंगे कि क्या कोई कभी आपको घबराहट भी महसूस होती है? वो क्या नहीं, मुझे कभी खौफ कभी महसूस नहीं हुआ, घबराहट कभी महसूस नहीं हुई. ये एक इम्पॉर्टेंट नेगेटिव है, आपने एंजाइटी को एक्सक्लूड किया. आप पूछते हैं कि क्या कभी कोई एक्ट आप बार बार रिपीट करते, लाइक बार बार दरवाजे चेक करना, लॉक चेक करना, या नहाते वक्त या वज़ू करते वक्त बहुत ज़्यादा टाइम लगाना, अगर वो डिनाई कर, ये एक इम्पॉर्टेंट नेगेटिव बन जाएगा. आपने ओसीडी को एक्सक्लूड किया. तो लो मूड के साथ जो चीज़ें आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो भी हो सकते हैं, और वो अगर आप वो नेगेटिव आते हैं, वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट नेगेटिव्स बन जाएंगे. एक पेशेंट सपोज इलेशन के साथ आया, इलेटेड मूड के साथ आया है. वो साथ वो बता रहे कि बहुत हाइपर एक्टिव रहता है, बड़ी बड़ी बातें करता है. ये सारे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव बन जाएंगे. आप कहते हैं कि अच्छा बातें ज़्यादा करता है, लड़ाई झगड़े करता है. आप ये बता दें क्या कोई नशा करता है? उन्हीं कोई नशा नहीं करता है. एक इंपॉर्टेंट नेगेटिव बन जाएगा. आपने कैनबिस को एक्सक्लूड किया, इसलिए कि कैनबिस में भी सेम फीचर्स हो सकते हैं. आप कुछ फीचर्स स्किज़ोफ्रेनिया के पूछ लें. कभी ऐसी बात करता हूँ कि कोई मेरे माइंड को काबू करता है, या कोई और अजीब हरकत करता हूँ, नहीं करता, इंपॉर्टेंट नेगेटिव बन जाएगा. कोई ऑर्गेनिक कंडीशन आप पूछ ले, कभी कोई सर पे चोट लगी हो, कोई बाहर का ट्रेवल किया हो, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हुआ हो, आपने सारे पूछ लिए, वो नहीं है मौजूद, वो इंपॉर्टेंट नेगेटिव्स बन जाएंगे. आपने ऑर्गेनिसिटी को एक्सक्लूड किया, इसलिए कि ऑर्गेनिसिटी में भी प्रेजेंटेशन मैनिया की तरह हो सकती है. तो लिहाजा जो चीज़ डीडीज में आती है, डीडीज में डिफरेंशियल डायग्नोसिस में उस कंडीशन से क्लोज कोई डिजीज़ है और वो मौजूद नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नेगेटिव्स बन जाएंगे. फॉर एग्जांपल, अब इस एग्रेशन वाले केस में जो मैंने एक सिनारियो आपको दिया, इसमें देखिए एसोसिएशंस में क्या चीज़ें मैंने उर्दू में मेंशन की और क्या डॉक्यूमेंट किया. अच्छा जी, इस लड़ाई झगड़े के साथ और क्या होता है? मिजाज में उदासी या बहुत तेज़ी रहती हो. ठीक है, आपने एक पूछा कि मूड किस तरह से है. मरीज कोई अमल बार बार करता हूँ, ये बताइए. आपने ओसीडी के बारे में पूछा, उसको एक्सक्लूड करने के लिए. अपने साथ बात करता हूँ या कोई अजीब इशारे या हरकत करता हूँ, शक करता हूँ. स्किज़ोफ्रेनिया लाइक फीचर्स आप एक्सक्लूड कर रहे हैं. या नशे की हालत में रहता हूँ, कैनबिस, वो आपने पहले से कंप्लेंट में मौजूद है, तो हम दोबारा पूछ रहे हैं. अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, सेल्फ हार्म. होमिसाइडल टेंडेंसी का भी पूछ लीजिए, किसी और को मारने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, तो चार चीज़ें डॉक्टर नासिर सईद खान साहब उस दिन बता रहे थे, आप लाजमी पूछा करें. सुसाइडल आइडिएशंस, होमिसाइडल, जनरल मेडिकल कंडीशन एंड सब्सटेंस अब्यूज. अब थर्ड पार्ट HOPI में ट्रीटमेंट रिसेंटली टेकन.
اس کو مینشن کرنے سے پہلے آپ HOPI میں دیکھ لیں میں نے ایسوسیشن کیسے مینشن کی ہے. یہاں سے دیکھیں it is associated with elated mood, suspiciousness, hyperactivity, disturbed sleep and low appetite. یہ ہے important positives. Now see what are the important negatives. It is not associated with self-talking, self-harming, suicidal or homicidal attempts. یہ کیا ہوں گے؟ Important negatives. لاسٹ پارٹ HOPI کا یہ ہوگا جب سے یہ شکایت شروع ہوئی ہے تب سے اب تک مریض کا کوئی علاج کرایا ہو اور اس کا کوئی اثر ہوا ہو یا اپنے HOPI کے اینڈ میں مینشن کرنا ہے. فار ایگزامپل اس کیس میں مینشن کیسے کیا ہے؟ پیشنٹ واز ٹیکن ٹو اے فیتھ ہیلر. اکثر ہمارے ہاں اسی طرح سے ہوتا ہے، کسی فیتھ ہیلر کے پاس لے جاتے، کسی تعویذ والے کے پاس، دم کرنے والے کے پاس. who advised to restrain him for 40 days, suggesting that it was due to an effect of a jinn or a ghost. تو یہ بھی HOPI کا حصہ بنے گا. یا اگر اس نے کسی جنرل پریکٹیشنر کو وزٹ کیا ہے اور اس نے کوئی میڈیسن لکھی تو آپ نے یہاں پر مینشن کرنی ہے. یہ بہت ہی اہم ہے، اس میں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ٹریٹمنٹ میں وہ کتنا ڈیلیڈ پریزنٹ کر رہا ہے، ڈیزیز کے اپیئر ہونے کے بعد کتنا ڈیلیڈ اپیئر ہو رہا ہے یہاں پر سائکیٹرک فیسلٹی میں. اس لیے کہ ایک آپ پڑھیں گے DUP ڈیوریشن آف انٹریٹڈ سائیکوسس، وہ جتنا لانگ ہوگا فیتھ ہیلرز کی وجہ سے اتنے ہی سمٹمز ورس ہوتے جائیں گے، پروگنوسس ویک ہوگی. تو HOPI آپ ایسی بہت ہی اس کو سمپل سمجھتے ہیں. اٹ از دا موسٹ ٹیکنیکل پارٹ which starts with elaboration followed by association. Association includes important positives, important negatives, and then recently if patient has visited somebody وہ آپ نے مینشن کرنا ہے. اب ایک اور اسی طرح کا سیناریو پریکٹیکل کیس تاکہ آپ کی یہ پریکٹس زیادہ ہو. ایک اور کیس دیکھ لیں. یہاں پر آپ کو کچھ پوائنٹس یا ریپیٹ ہو رہے ہیں. HOPI میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ Adopt the following approach stepwise in HOPI. Hope the screen is visible to you. Yes, it is visible. Mention informant. This may be patient himself or his attendant. Also mention whether informant is reliable or not. یہ notes میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا گروپ میں. When did the problem start? Or if it is unclear, ask when was the patient last well. Did any event precede the problem? For example, a disaster, breakup of a relationship, loss of something, delivery of a baby in case of a female, etc. Elaboration. How did it start? Mode of onset. How did it develop ahead? That is course, aggravating and relieving factors. Associations. Are there any associated symptoms? That is, if a patient reports low mood, elicit number 1. Other associated psychiatric symptoms, for example, lack of pleasure, lack of enjoyment, poor concentration, feeling of guilt, hopelessness, suicidal ideation. And number 2, elicit the associated physiological or physical or somatic complaints. For example, disturbed sleep, loss of appetite, fatigue, weight loss, constipation, aching discomfort, etc. اور اس کے بعد اسکرین فار اینی ادر پرابلمز دیٹ پیشنٹ may not volunteer. آپ خود پوچھ لیجیے باقی چیزوں کو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے by asking brief questions. This is especially true when no clear idea of the problem is obtained from the presenting complaints. For example, if your patient is mentioning complaints of depression, do ask questions about anxiety to exclude it or any other psychotic change. Effect of symptoms on patient's life یہ mention کرنا ہے HOPI میں. What effect does the problem have on day-to-day life and compare current state to the previous level of functioning and any treatment received. It is also mentioned in HOPI. Recently جو past میں treatments لکھی ہو اس treatment history میں آپ لکھیں گے یا past history میں لکھیں گے. جو ابھی complaints appear ہونے کے بعد treatment لے رہا ہے یہ اسی ٹریٹمنٹ کی بات کر رہے. ٹھیک ہے، دونوں مکس نہ ہو آپ سے. Has the patient consulted anyone?
a faith healer, a GP or consultant for his complaints, and have any of these measures proved effective? Include details of any recent or current drug or psychological treatments, etc. अब एक और हम HOPI देखते हैं. Thank you, Dr. Naseem Nasser, for joining us and the compliment you have given. See this case now. एक पेशेंट लो मूड के साथ प्रेजेंट कर रहा है फॉर 2 months and suicidal thoughts for 2 weeks. Low mood for 2 months, suicidal thoughts for 2 weeks. अब इसकी HOPI देखते हैं कैसे लिखी हुई है. Informant patient himself reliable. Patient was in his usual state of health 2 months back when he developed low mood, in which, according to him, everything looked grey and boring, and he just did not want to do anything and did not enjoy anything, even if he managed to do something. This low mood was gradual in onset, with no significant preceding event, was continuous but more intense in morning, and felt slightly relieved as the day went on. It was precipitated by stress of any kind and was slightly relieved on taking rest and on sharing with someone. It was associated with feeling of guilt over minute past mistakes, hopelessness about future, lack of pleasure, disturbed sleep with early morning awakening, loss of appetite, body aches, and constant feeling of fatigue. Ugly chief complaint hai suicidal ideations, suicidal thoughts. Patient also complains of suicidal thoughts that were gradual in onset, induced and precipitated by low mood, intermittent. Patient has planned to kill himself by pistol. He has contacted some of his friends and has asked them if they have a pistol, but he has not been able to get it and has made no suicidal attempt by any means other than this. He denies any future plans of attempting suicide. Because of all these complaints, patient has not been able to continue his normal routine activities. Patient visited a general practitioner 2 months back who prescribed him tablet Tofranil 25 mg TDS, but he did not take it except for the last few days. तो इस पेशेंट की देखिए HOPI इस तरह से लिखी है. आज के इस डिस्कशन में हमने सिर्फ यही डिस्कस करना था कि आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, चीफ कंप्लेंट्स कैसे मेंशन करते हैं, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस कैसे लेते हैं और कैसे डॉक्यूमेंट करते हैं, इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे. जब तक आपके जहन में चेक लिस्ट नहीं होगी कि HOPI में पूछना क्या है, आप पेशेंट से प्रॉपर हिस्ट्री ले नहीं सकते. रिमेनिंग पार्ट इस हिस्ट्री के बहुत ही सिंपल होंगे, लाइक पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, प्री मॉर्बिड हिस्ट्री. उसमें डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा है, एक चेकलिस्ट ही आपने पूछना है, लेस टेक्निकल देन दिस पार्ट. उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन. तो ये फर्स्ट फ्यू वीक्स मैंने सिर्फ साइकेट्रिक हिस्ट्री के लिए रखे, तो अगले संडे इंशाल्लाह रिमेनिंग हिस्ट्री कंप्लीट होगी, उससे अगले संडे हम मेंटल स्टेट कंप्लीट करेंगे. फिर हम 3 चीज़ें पैरेलल में कंटिन्यू कर सकते हैं, हर एक कंपोनेंट हाफ एन आवर के लिए. स्किल्स और फिनोमिनोलॉजी फर्स्ट हाफ एन आवर, सेकंड हाफ एन आवर BS बिहेवियरल साइंसेस, एंड देन फॉर हाफ एन आवर विल बी डिस्कसिंग साइकोलॉजी. सो आपका इस वीक असाइनमेंट ये है, इस वीडियो को दोबारा आपने देखना है. आई विल बी शेयरिंग द लिंक ऑन यूट्यूब ताकि आपको हर पॉइंट दोबारा से पिक हो. फिर आपने कोई भी चीज कंप्लेंट लेकर उसके मुताबिक हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस लिखनी है. और वो लिखने के बाद अगर आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, मैं वहाँ चेक करूँगा. और अगर आपको हेजिटेशन होती है, आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपकी मिस्टेक्स आपको बता दूंगा. उससे मुझे एक रिस्पॉन्स ये मिलेगा कि आपने चीज़ें सही तरह से पिक की है, दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत तो नहीं है, और कितनी मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है, या आपने पिक नहीं की. जस्ट टू नो दैट रिस्पॉन्स आपने सब कुछ करके ये असाइनमेंट मुझे फिर भेजनी है लाजमी.